हाल के कुछ महीनों में अदानी ग्रुप ने कुछ ऐसे कदम उठाए हैं जो मतलब एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं। हाँ, काफी दिलचस्प है। एक तरफ तो उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ पैसा जुटाया है और दूसरी तरफ भविष्य की टेक्नोलॉजी यानी भारत के सबसे बड़े बैटरी स्टोरेज प्रोजेक्ट पर एक बहुत बड़ा दांव लगाया है। लेकिन, और यही बात सबसे दिलचस्प है, ठीक इसी समय ग्रुप ने पुराने जमाने की यानी पारंपरिक थर्मल पावर में भी हजारों करोड़ का निवेश कर दिया है। सही बात है। तो आज हम इन स्रोतों की गहराई में जाकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये खिचड़ी पक क्या रही है। क्या ये कोई सोची समझी रणनीति है या बस अलग अलग दिशाओं में भागने की कोशिश? ये सवाल बिल्कुल सही है और इसका जवाब ग्रुप की पूरी सोच को दिखाता है। आज हम अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस यानी AESL और पूरे ग्रुप की हालिया चालों को 3 हिस्सों में देखेंगे। ठीक है। पहला, उन्होंने बाजार का भरोसा वापस कैसे जीता। दूसरा, एनर्जी स्टोरेज के खेल में सबसे बड़ा खिलाड़ी बनने का उनका प्लान क्या है। और तीसरा, कैसे वो एक ऐसी कंपनी बन रहे हैं जो हर तरह की ऊर्जा बनाती हो, पुरानी भी और नई भी। हमारा मकसद इन सब टुकड़ों को जोड़कर ये देखना है कि अदानी ग्रुप भविष्य के लिए कौन सी बड़ी तस्वीर बना रहा है। ठीक है, तो चलिए उस पहली कड़ी से शुरू करते हैं जिसके बिना ये बड़ी बड़ी घोषणाएं मुमकिन ही नहीं थी। पैसा और भरोसा। बिल्कुल। उन्होंने एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग QIP किया। अब जब किसी कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो वो कई तरीकों से जुटा सकती है। उन्होंने यही QIP का रास्ता क्यों चुना? बहुत अच्छा सवाल है। QIP मतलब क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। इसे आप एक खास तरह की फंडिंग पार्टी समझ सकती हैं, जहां सिर्फ बड़े और गंभीर निवेशकों को ही बुलाया जाता है। जैसे बड़े बड़े ग्लोबल फंड्स? हाँ, जैसे बड़े बड़े ग्लोबल फंड्स। ASCL ने करीब 8,373 करोड़ रुपए जुटाए, जो भारतीय पावर सेक्टर के लिए एक रिकॉर्ड है। 8,000 करोड़ से भी ज्यादा? जी, लेकिन यहाँ रकम से ज्यादा जरूरी मेहमानों की लिस्ट थी। इस लिस्ट में ब्लैक रॉक, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और मशहूर निवेशक स्टैनली ड्रूकिन मिलर की फर्म जैसे नाम थे। एक मिनट, ये जो बड़े नाम हैं, इनके आने का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ पैसा लगा रहे हैं या इससे कंपनी के काम करने के तरीके पर भी कोई असर पड़ेगा? यही तो असली बात है। जब ब्लैक रॉक या कतर का सरकारी फंड जैसी संस्थाएं पैसा लगाती हैं, तो वो सिर्फ पैसा नहीं लाती, वो अपनी साख भी साथ लाती हैं। अच्छा। ये बाजार को एक सिग्नल होता है कि हमने इस कंपनी की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ली है और हमें इसके भविष्य पर भरोसा है। तो ये एक तरह का सर्टिफिकेट हुआ? बिल्कुल। ये किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा सर्टिफिकेट होता है, खासकर तब जब उस पर पहले सवाल उठे हों। तो ये सिर्फ फंडिंग नहीं थी, ये भरोसे की बहाली थी। समझ गई। तो पहले बड़े निवेशकों से भरोसे का सर्टिफिकेट लिया और इसी भरोसे पर मुहर लगाने का काम शायद क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों ने किया। हाँ, बिल्कुल। हमने फिच रेटिंग्स के एक अपडेट के बारे में पढ़ा। अब ये नेगेटिव से स्टेबल आउटलुक और BBB- रेटिंग, आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? बिल्कुल। फिच की रेटिंग किसी कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ रिपोर्ट कार्ड की तरह होती है। पहले उनका रिपोर्ट कार्ड कह रहा था कि आगे मुश्किल हो सकती है, जो था नेगेटिव आउटलुक। लेकिन अब वो कह रहे हैं सब कुछ स्थिर है, यानी स्टेबल आउटलुक। और BBB- ग्रेड का मतलब है कि वे एक भरोसेमंद छात्र हैं, जिससे दुनिया के बैंक उन्हें आसानी से और सस्ते में पैसे उधार देने को तैयार हो जाएंगे। अच्छा। बोफे सिक्योरिटीज ने भी कुछ ऐसा ही कहा। तो कुल मिलाकर कंपनी ने अपनी तिजोरी भी भर ली और दुनिया को ये भी बता दिया कि उनकी आर्थिक सेहत अब अच्छी है। ठीक है, तो अब जब पैसा भी आ गया और भरोसा भी, तो ग्रुप ने इसका इस्तेमाल कहाँ किया? सबसे पहली बड़ी खबर आई गुजरात से, भारत के सबसे बड़े बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम यानी BESS प्रोजेक्ट की। हाँ, और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ग्रुप की कंपनियां मिलकर कैसे काम कर रही हैं। ये प्रोजेक्ट गुजरात के खावड़ा में बन रहा है, जिसकी क्षमता है 1126 मेगावाट। और इसे बना कौन रहा है? इसे अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड यानी AGL बना रही है। तो फिर इसमें अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस ASL का क्या रोल है, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं? यहाँ पर एक बेहतरीन तालमेल है। इसे ऐसे समझिए कि अगर AGL तेल का कुआं खोद रही है, तो ASL पाइपलाइन बिछा रही है। बिल्कुल। वो सबसे बड़ी पाइपलाइन कंपनी है, जिसके नेटवर्क के बिना वो तेल शहर तक पहुंच ही नहीं सकता। अच्छा। ASL भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट ट्रांसमिशन कंपनी है। BESS में जो बिजली स्टोर होगी, उसे देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए एक मजबूत ट्रांसमिशन नेटवर्क चाहिए। और वो नेटवर्क ASL के पास है। सही। तो एक कंपनी ऊर्जा बना और स्टोर कर रही है और दूसरी उसे पहुंचा रही है। ठीक है, तो गुजरात का BESS प्रोजेक्ट भविष्य की तैयारी है, लेकिन जो उन्होंने असम में किया वो तो वर्तमान और भविष्य दोनों को एक साथ साधने जैसा है। हाँ,
और ये थोड़ा हैरान भी करता है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें सिर्फ ग्रीन एनर्जी नहीं है। ये इस कहानी का सबसे आकर्षक मोड़ है। असम में करीब 63,000 करोड़ का निवेश हो रहा है। 63,000 करोड़। जी, लेकिन ये निवेश दो हिस्सों में बटा है। अदानी पावर लगभग 48,000 करोड़ रुपए से एक विशाल थर्मल पावर प्लांट बनाएगी और अदानी ग्रीन करीब 15,000 करोड़ रुपए से एक पंप स्टोरेज प्लांट बनाएगी। एक मिनट, यहीं पर मुझे एक सवाल पूछना है। दुनिया भर में कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स को बंद करने का दबाव है। है? ऐसे में 48,000 करोड़ का एक नया थर्मल प्लांट बनाना, क्या ये भविष्य के लिहाज से एक जोखिम भरा दाव नहीं है? ये एक वाजिब चिंता है, लेकिन यहाँ ग्रुप की सोच व्यावहारिकता पर आधारित है। इसे एनर्जी सिक्योरिटी कहते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी। हाँ, सोलर और विंड एनर्जी तब तक ही मिलती है जब सूरज चमक रहा हो या हवा चल रही हो। लेकिन एक राज्य को, एक देश को 24 घंटे बिजली चाहिए। रात में क्या होगा? बादल छाए हों तो क्या होगा? सही बात है। थर्मल पावर वही बेस लोड यानी भरोसेमंद बिजली देता है जो हमेशा उपलब्ध रहती है। तो उनकी रणनीति ये है कि जब तक बैटरी स्टोरेज जैसी टेक्नोलॉजी बहुत सस्ती और बड़ी नहीं हो जाती, तब तक देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए थर्मल पावर जरूरी है। मतलब ये एक आदर्शवादी नहीं बल्कि एक यथार्थवादी नजरिया है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, तो एक तरफ थर्मल प्लांट जो 24 घंटे बिजली देगा और दूसरी तरफ ये पंप्ड स्टोरेज प्लांट, ये BES यानी बैटरी स्टोरेज से कैसे अलग है? कंपनी दोनों में क्यों पैसा लगा रही है? बहुत बढ़िया सवाल। BES को आप एक बहुत बड़ी रिचार्जेबल बैटरी की तरह समझ सकती हैं, जो बिजली को केमिकल एनर्जी के रूप में स्टोर करती है। ये बहुत तेज होती है, तुरंत बिजली दे सकती है। वहीं पंप स्टोरेज प्लांट एक प्राकृतिक बैटरी की तरह काम करता है। इसमें दो झीलें होती हैं, एक ऊपर और एक नीचे। अच्छा। जब बिजली सस्ती होती है तो पानी को नीचे वाली झील से ऊपर वाली झील में पंप कर दिया जाता है, और जब बिजली की जरूरत होती है तो उस पानी को टरबाइन से गुजारकर वापस नीचे भेज दिया जाता है, जिससे बिजली बनती है। तो एक नई टेक्नोलॉजी है और एक पुरानी। सही। BESS नई है, जबकि PSP एक पुरानी और जांची परखी टेक्नोलॉजी है जो बहुत लंबे समय तक चलती है। तो ग्रुप दोनों पर दांव लगा रहा है, नई और तेज टेक्नोलॉजी पर भी और पुरानी और भरोसेमंद पर भी। ठीक है, तो ये पूरी रणनीति अब समझ में आ रही है। लेकिन इस असम वाले प्रोजेक्ट के अंदर एक ऐसी जानकारी छिपी है जो किसी भी निवेशक का ध्यान खींच लेगी, और वो उस पंप स्टोरेज प्लांट से जुड़ी है। हाँ, और यहाँ पर कहानी वित्तीय विश्वसनीयता से वित्तीय अभेद्यता की ओर मुड़ जाती है। अभेद्यता मतलब सिर्फ भरोसेमंद होने से आगे बढ़कर एक ऐसी स्थिति में पहुंचना जहां कोई जोखिम ही ना हो। ओके। अदानी ग्रीन को असम सरकार की बिजली कंपनी से 500 मेगावाट क्षमता खरीदने के लिए एक लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। और इसमें खास क्या है? खास है इस कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें। इसके तहत कंपनी को हर साल हर मेगावाट के लिए करीब 1,03,00,000 रुपए का एक निश्चित भुगतान मिलेगा। निश्चित भुगतान? हाँ, चाहे वो बिजली बनाए या ना बनाए, चाहे बिजली की मांग कम हो या ज्यादा, ये रकम उन्हें मिलनी ही है। लेकिन असली आहा मोमेंट अब आता है। वो क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट 40 साल के लिए है। 40 साल? क्या कह रहे हैं, ये तो अविश्वसनीय है। जी, 40 साल। मतलब कंपनी आज ही ये बता सकती है कि उसे साल 2065 में इस प्रोजेक्ट से कितनी कमाई होगी। ये तो किसी भी बिजनेस के लिए एक सपने जैसा है। बिल्कुल, यही इस पूरी रणनीति का सबसे मजबूत पिलर है। ये उस प्रोजेक्ट को एक अनुमान पर आधारित वेंचर से बदलकर एक सरकारी बॉन्ड जैसी सुरक्षित चीज बना देता है। मतलब निवेशकों के लिए जीरो रिस्क? लगभग। उनके लिए इसका मतलब है 40 साल तक बिना किसी चिंता के गारंटीड रिटर्न। हाँ। ये अदानी ग्रीन के कैश फ्लो को ठीक वैसा ही स्थिर और अनुमानित बना देता है जैसा अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस का ट्रांसमिशन बिजनेस है, जहां टोल की तरह किराया मिलता रहता है। वाह, मतलब उन्होंने भविष्य की एक टेक्नोलॉजी को 40 साल की वित्तीय सुरक्षा के साथ जोड़ दिया है। एकदम सही। जाहिर है इतने बड़े और अनोखे कदमों पर दुनिया भर के विशेषज्ञों की नजर होगी। अमेरिकी मीडिया या बड़े निवेशक इस सबको कैसे देख रहे हैं? उनका नजरिया मिला जुला और काफी दिलचस्प है। ब्लूमबर्ग और वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे मीडिया हाउसेज इन प्रोजेक्ट्स के पैमाने और भारत के लिए इनके महत्व की तारीफ कर रहे हैं। अच्छा। वो मानते हैं कि ये भारत को क्लीन एनर्जी की तरफ ले जाने में मदद करेगा, लेकिन साथ ही वो ग्रुप के ऊपर जो भारी कर्जा है उसे लेकर हमेशा थोड़ी सावधानी बरतते हैं। और दिग्गज निवेशक मार्क मोबियस, उनका क्या कहना है? मार्क मोबियस का नजरिया इस दुविधा को बहुत अच्छे से दिखाता है।
वो कहते हैं कि अदानी ग्रुप भारत के विकास कहानी का प्रॉक्सी है। मतलब अगर आपको भारत पे दांव लगाना है तो आप इस ग्रुप पे लगा सकते हैं। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि उनकी फर्म इसमें निवेश नहीं करती क्योंकि उन पर कर्ज बहुत ज्यादा है। तो ये एक क्लासिक निवेशक की दुविधा है। हाँ, क्या आप एक तेज रफ्तार रॉकेट पर दांव लगाना चाहेंगे जिसमें बहुत सारा ईंधन यानी कर्ज है, या एक धीमी लेकिन स्थिर ट्रेन पसंद करेंगे? अदानी ग्रुप फिलहाल उस तेज रफ्तार रॉकेट की तरह दिख रहा है। और इन सब खबरों का असर शेयर बाजार पर कैसा दिख रहा है? ये जो तकनीकी स्तर बताए गए हैं, जैसे 950 या 1020 रुपए, इन्हें हम कैसे समझें? तकनीकी विश्लेषण के हिसाब से खबरें अच्छी रही हैं। इन स्तरों को आप एक बिल्डिंग के फर्श और छत की तरह समझ सकती हैं। ठीक है। शेयर के लिए 950 का स्तर एक मजबूत फर्श की तरह है, जिससे वो बार बार उछलकर ऊपर जा रहा है। जब तक ये फर्श नहीं टूटता तब तक चिंता की बात नहीं। और छत? वही 1020 रुपए और 1030 रुपए का स्तर एक मजबूत छत की तरह है, जिसे तोड़ने में उसे मुश्किल हो रही है। अगर वो इस छत को तोड़ देता है तो अगला पड़ाव 1100 रुपए के आसपास हो सकता है, जो अगली मंजिल होगी। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये कहानी सिर्फ एक कंपनी के बारे में नहीं है, बल्कि एक पूरे ग्रुप की सोच के बारे में है। ये कहानी बाजार का भरोसा वापस जीतने से शुरू होती है, फिर भविष्य की टेक्नोलॉजी पर बड़े दाव लगाने तक जाती है, और अंत में 40 साल के लिए अपने मुनाफे को पत्थर की लकीर बनाने पर खत्म होती है। बिल्कुल सही। संक्षेप में कहें तो ग्रुप ने एक ऐसा ऊर्जा पोर्टफोलियो बनाया है जो एक ही समय में 3 काम करता है। ये ग्रीन है, जैसा कि हमें बैटरी और पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट से दिखता है। ये शक्तिशाली और भरोसेमंद है, जैसा हमें थर्मल पावर प्लांट से पता चलता है, और अब 40 साल के उस कॉन्ट्रैक्ट के साथ ये बेहद स्थिर भी है। अदानी ग्रुप की ये रणनीतियां एक बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। दुनिया के विकसित देश जहां पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ने की बात कर रहे हैं, वहीं भारत के ऊर्जा भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पारंपरिक और नई दोनों तकनीकों में एक साथ भारी निवेश किया जा रहा है। और यही आज का सबसे बड़ा विचार है। ऊर्जा सुरक्षा और ऊर्जा परिवर्तन के बीच संतुलन बनाने का ये ऑल ऑफ द अबव दृष्टिकोण भविष्य में कैसा दिखेगा? जहां पश्चिम का मॉडल या तो ये या वो का रहा है, क्या भारत का ये भी और वो भी का मॉडल विकासशील देशों के लिए एक नया रास्ता बन सकता है? ये सोचने वाली बात है।